सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर रहेगी अब तक। तो हम लोग कर रहे थे डिसीजन मेकिंग टूल। हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो है डिसीजन मेकिंग टूल, जिसमें से मार्जिन कॉस्टिंग के जो बेसिक पोर्शन है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग जो है एडवांस पोर्शन को करने वाले हैं। और एडवांस पोर्शन को आपके जो इंस्टीट्यूट के मैट है उसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ मार्जिन कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग। उसको हम लोग डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिन कॉस्टिंग के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो वो आप लोग का एडवांस पोर्शन है, तो उसी को आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जो डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग है वो ये हमारी जो सिलेबस है, ये सिलेबस में काफी सारा डिसीजन मेकिंग आप लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके डिसीजन मेकिंग को समझेंगे और उसके जो क्वेश्चन है उसको करते हुए चलेंगे। ठीक है। और ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, एक्चुअली कुछ कुछ सम्स ऐसा है कि कॉमन सेंस से बन जाएगा। कॉमन सेंस का मतलब जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, जैसे कि बजट चैप्टर हुआ, मार्जिनल कॉस्टिंग हुआ, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल होगा। वो एप्लीकेबल होंगे इस चैप्टर में। ठीक है। उसके जो कॉन्सेप्ट है, उसके जो आप फॉर्मूला बोल सकते हो, वो आप यूज करके आप एक डिसीजन ले सकते हो क्वेश्चन का। लेकिन कुछ कुछ सम्स ऐसा आप लोग को देखने को मिलेगा जो जिसका आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा पहले, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कुछ कुछ सम्स वैसा भी है, कुछ कुछ सम्स कॉमन सेंस का मतलब बता दिया मैंने। मतलब जो आपने पढ़ चुका है, आप लोगों ने जो पढ़ चुके हो बजट चैप्टर एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में, वो एप्लीकेबल करके वो एप्लीकेशन का आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम लोग का डिसीजन मेकिंग है वो एक्सपेंशन एंड शट डाउन। सबसे पहला जो डिसीजन मेकिंग है वो एक्सपेंशन एंड शट डाउन करने वाला है। तो आइए देखते हैं। अब जैसे कि देखो अब देखो, एक्सपेंशन एंड शट डाउन के नाम से एक बात समझ में आ रहा है। जैसे कि अब आप लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि सड़क से उठाकर हीरो बना दूंगा, कल सुबह 10 बजे आना। अगर ऐसा अपॉर्चुनिटी आप लोग को मिले तो आप क्या करोगे? भाई अपना शॉप को शट डाउन करोगे और ये अपॉर्चुनिटी को अपनाओगे। अपनाओगे कि नहीं? तो वही तो वही चीज। अब ऐसा अपॉर्चुनिटी जब आप लोग को मिले कि हीरो आप लोग को बनने का मौका मिलेगा, तो आप लोग मैन्युफैक्चर थोड़ी करोगे। हाँ, मैन्युफैक्चर करने जाओगे, मैन्युफैक्चर करोगे, इसको सेल करोगे, दुनिया का माथा पेची करना। तो ऐसा तो कोई करने नहीं जाएगा जब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले। तो अपना क्या करोगे, शॉप को शट डाउन करोगे और भाई हीरो बनने के लिए चले जाओगे। लेकिन वो हीरो बनना भी जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोग गए, आप लोग का किडनैप हो गया और किडनी विडनी निकाल के बेच बाच दिया वो लोग। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो खैर, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो पहला जो हम लोग का डिसीजन मेकिंग है वो, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर का नाम। वैसे तो लिखा हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। डिसीजन मेकिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। आप लोग के जो मैथ है, आप लोग का जो इंस्टीट्यूट का बुक है, उसमें दिया हुआ है एप्लीकेशन मार्जिनल कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के नाम से दिया हुआ होगा। ठीक है। सेम है, कोई अलग नहीं है। मैंने ऐसे लिख दिया, आप वैसे लिख सकते हो, कोई अलग बात नहीं है। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखने वाले हैं? एक्सपेंशन एंड शट डाउन। पहला जो डिसीजन मेकिंग है वो है एक्सपेंशन एंड शट डाउन। एक्सपेंशन एंड शट डाउन। ठीक है। चलो,
डिसकंटिन्यू डिसीजन भी बोल सकते हो इसको आप, लेकिन एक्सपेंशन एंड शटडाउन ही लिखो। अच्छा, इसमें कुछ बातें आप लोग को ध्यान रखने वाली चीज है, जैसे कि देखो, जो भी एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है, ठीक है, मान लो एक कंपनी है, उसका एग्जिस्टिंग, मान लो एक कंपनी है, वो 3 प्रोडक्ट को बनाता है और उसको सेल करता है, ठीक है, लेकिन वो अनुमान लगाया, एस्टिमेशन किया कि जो मेरा थर्ड नंबर वाला प्रोडक्ट है, वो नेक्स्ट ईयर में परफॉर्म नहीं करने वाला है, या फिर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा। ये हो सकता है। तो वो क्या करता है कि वो एक डिसीजन लेता है कि जो थर्ड नंबर का प्रोडक्ट है उसको बंद कर दो, क्लोजिंग डाउन कर दो, और जो 2 प्रोडक्ट है उसको कंटिन्यू रनिंग रखना है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, वो जो थर्ड थर्ड नंबर वाला प्रोडक्ट है, उसको शट डाउन करना सही होगा या नहीं होगा, बस उसी को बताना पड़ेगा आपको। तो कैसे बताओगे? तो इसमें देखो, तो उसको कैसे बताओगे, यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं इसमें। देखो, थर्ड नंबर का अगर प्रोडक्ट आप शट डाउन कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपका सेलिंग प्राइस थर्ड नंबर के प्रोडक्ट से नहीं आएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट आपको नहीं लगने वाला है, लेकिन जो कॉस्ट आपको लगेगा वो है फिक्स्ड कॉस्ट। इसमें क्या होता है ना, फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट होता है, फिक्स कॉस्ट अनअवॉइडेबल होता है। इसमें आप फिक्स कॉस्ट को अवॉइड नहीं कर पाओगे, आप शट डाउन करो चाहे ना करो चाहे बनाओ, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको लगेंगी ही लगेंगी। तो कुछ मैं लिखवा देता हूँ जिससे आसान पड़ेगा आप लोगों को। तो पहले आप लोग लिख लो, इसमें जो जरूरी है, जो आपको जानना जरूरी है, वो आप लोग लिख लो सिर्फ। वैसे कुछ एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। फिक्स कॉस्ट विल always remain constant irrespective of any any expansion any expansion, any expansion or shutdown of existing business, ठीक है। बस यही जो आपका पॉइंट है यही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि फिक्स कॉस्ट आपका कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं हो, मतलब ये चेंज क्या है, ये फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन एनी प्रोडक्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन, फिक्स कॉस्ट को अब आप अवॉइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके रिगार्ड में देखो, हम लोग क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग को समझ में नहीं आने वाला। तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसी से हम लोग का जो क्लैरिफिकेशन है वो ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन, हम्म हम्म, देखो, इलिस्ट्रेशन 9, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। द होप कंपनी हैज 3 डिवीजन, ईच ऑफ विच मेक अ डिफरेंट प्रोडक्ट। 3 डिवीजन है, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। 3 डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहा है वो। द बजटेड डेटा फॉर द कमिंग ईयर आर एज फॉलो। क्या बजटिंग डेटा है? सेल्स दिया हुआ है आपका, वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है तीनों का। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तीनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये हम लोग का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, लेकिन देखो फिक्स कॉस्ट ना, सिंगल प्रोडक्ट के लिए सिंगल सिंगल दिया हुआ है, मतलब सेपरेटली फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है। हम लोग सेपरेट नहीं रखेंगे इसको, इसको टोटल कर देंगे, ठीक है। जनरली ये सेपरेट होता नहीं है, अलग अलग होता नहीं है, ये टोटल में होता है फिक्स कॉस्ट, जैसे कि आप लोग जानते हो, ठीक है। हम लोग देख लेंगे इसको। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग क्लोजिंग डाउन द डिवीजन सी। मैनेजमेंट क्या सोच रहा है भाई, डिवीजन सी को बंद करना चाहता है वो, ठीक है, बंद करने वाला है।
या फिर करना चाहता है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट आपका रिड्यूस नहीं होगा, जो सी का फिक्स कॉस्ट है वो रिड्यूस नहीं होगा। सी का किसी का भी फिक्स कॉस्ट आपका रिड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे गोल भी दिया आपको क्वेश्चन में, एडवाइज वेदर और नॉट डिवीजन सी शुड बी क्लोज डाउन। आपको एडवाइस करना है कि डिवीजन सी को बंद करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, तो कैसे करोगे ये देखो। यहीं पे करे कि नेक्स्ट पेज ले लो? नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। आप लोग अपने जो नोट होगा, आप लोग जिसमें नोट कर रहे होगे या फिर बना रहे होगे, तो उसके नीचे आप लोग कर पाओगे, कर लेना, ठीक है, पेज को छोड़ना मत। इलिस्ट्रेशन कितना था? 9। सॉल्यूशन का पेज नंबर 1। देखो, इसको आपको कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है, ये तीनों का प्रॉफिट निकालना होगा। ठीक है, ये तीनों का प्रॉफिट निकालना होगा, मतलब टोटल करके एक साथ आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके बाद एक प्रोडक्ट को बंद करके दो प्रोडक्ट का से मतलब टोटल करके आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप कंपेयर कर पाओगे भाई कि हम लोग का प्रॉफिट में क्या चेंजेस है। अगर ज्यादा चेंजेस नहीं होगा या फिर चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, तो भाई हम लोग बोलेंगे भाई जो प्रोडक्ट सी है उसको बंद कर दो। अगर चेंजेस देखने को मिलेगा, तो वैसे उसी हिसाब से हम लोग अपना डिसीजन को लेंगे। तो देखो करना कैसे है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब इफ डिवीजन सी कंटिन्यू। ठीक है, अगर हम लोग डिवीजन सी को कंटिन्यू रख रहे हैं, तो पर्टिकुलर ए बी सी एंड टोटल। अगर तीनों प्रोडक्ट, अगर तीनों जो प्रोडक्ट है उसको अगर हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले हम लोग को सेल दिया हुआ है, हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे सिंपली, कुछ करना नहीं है इसमें। सेल कितना कितना दिया हुआ है? 1,12,000। बी का कितना दिया हुआ है? 56,000। एंड सी का कितना दिया हुआ है? 84,000। ऐड करते हैं इसको। 1,12,000, 56,000, 84,000। ये आपका आएगा 2,52,000। ठीक है, लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखो कितना कितना दिया हुआ है। ई का हम लोग टोटल ऐड करके वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं, बी का टोटल ऐड करके वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं, एंड सी का टोटल ऐड करके वेरिएबल कॉस्ट लिख लेते हैं। ठीक है, सेपरेटली हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। आप लोग सेपरेटली दिखाना चाहते हो तो दिखा देना, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो वेरिएबल कॉस्ट में ये तीनों आने वाला है। तो ई का कितना हुआ? 14,000, 5,600 प्लस 14,000। इसको आप अगर टोटल करोगे तो ये आ रहा है भाई 14, चलो ये आ रहा है टोटल आपका 33,600। ठीक है, इसको करते हैं टोटल, तो ये 21,000 आएगा। इसको करते हैं 14, 22, 400 प्लस 28,000, 64,400। अब इसको करते हैं टोटल 21 एंड 33,600। ये आएगा आपका 1,19,000। ठीक है, क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे। करो लेस।
1,12,000 माइनस 33,600, 78,400। ये क्या आने वाला है हम लोग का कंट्रीब्यूशन। इसको करते हैं 56 माइनस 21, 35,000। इसको करते हैं 600, तो 84 माइनस 64,400, 19,600। ठीक है, तो टोटल वाले को करते हैं आप 252 माइनस 1,90,000, तो ये आएगा हम लोग का 1,33,000। ठीक है, लेस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो, फिक्स कॉस्ट को देखो हम लोग सेपरेट नहीं दिखाएंगे, टोटल करके दिखा देंगे। टोटल कितना हुआ फिक्स कॉस्ट, 14,000 मतलब 28,000 प्लस 14,000। ये टोटल हम लोग का फिक्स कॉस्ट आया 17,000, 70,000। ठीक है, तो टोटल हम लोग फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। यहाँ पे अगर लेस करोगे तो ये आएगा आपका 63,000। क्या आएगा, प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप तीनों प्रोडक्ट, अगर आप सी का डिसकंटिन्यूएशन नहीं कर रहे हो तब तो भाई प्रॉफिट आपका इतना आने वाला है। ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट चाहता है कि भाई सी को बंद करना चाहता है, सी का क्लोजिंग डाउन करना चाहता है, तो एक और हम लोग को फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन का पेज नंबर 2, इसमें आप लोग लिखना प्रपोज्ड। प्रपोजल क्या था, प्रपोजल था भाई, इफ इफ डिवीजन सी डिसकंटिन्यूड, डिसकंटिन्यूड। ठीक है, प्रपोजल क्या था, इफ डिवीजन सी डिसकंटिन्यूड, या फिर क्लोजिंग डाउन आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, डिसकंटिन्यू नहीं लिखोगे तो क्लोजिंग डाउन लिख लेना, कुछ भी लिख सकते हो भाई। पर्टिकुलर्स ए एंड बी हम लोग का बचा हुआ है, एंड टोटल। तो सबसे पहले वही सेम सेल लिखेंगे, 1,12,000, 56,000। टोटल करोगे कितना आएगा, 1,12,000, 56,000, 1,68,000। लेस कर देंगे भाई वेरिएबल कॉस्ट, कितना कितना है देखो, ऐड तो किए थे हम लोग, 33,600 एंड 21,000, 33,600, 21,000। इसको भी ऐड करते हैं, टोटल के कॉलम में लिखते हैं 54,600। लेस करो 78,400, 35,000, 78,400, 35,000। चलो इसको करते हैं टोटल वाले को, 1,13,400। ये क्या है हम लोग का कंट्रीब्यूशन, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो होगा वो 70,000 ही हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, यही है क्वेश्चन में, और प्लस यहाँ पे आप लोग को बोल भी दिया है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन फिक्स कॉस्ट। तो हम लोग का फिक्स कॉस्ट जो है वो, अगर आप सी डिवीजन सी का मैन्युफैक्चर कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो भाई, आपका जो फिक्स कॉस्ट वो लगने वाला है वो 70,000 ही लगेगा। ठीक है, सिंपली हम लोग इसको लेस कर देंगे,
टी आएगा 43,400। क्या आया? प्रॉफिट। अब आपको बताना है कि डिवीजन सी को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। बस इतना ही बताना है क्वेश्चन में। अब बताओ, अगर आप कंटिन्यू कर रहे थे तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 63,000। सी का प्रॉफिट कितना है? 19,600। यही डिफरेंस है। अगर देखोगे सिंपली यही डिफरेंस होगा इसमें। इसमें 19,600 नहीं है, जिससे प्रॉफिट आपका कम हो गया। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? करना चाहिए या फिर नहीं? एब्सोल्युटली भाई, कंटिन्यू करना चाहिए। कंटिन्यू होगा तभी तो ये जो प्रॉफिट है, ये 63 का प्रॉफिट है टोटल। यहाँ पे 43,400 का प्रॉफिट है। 19,600 का प्रॉफिट देखो कम हो गया है। तो बस इसी को आपको कमेंट में लिख देना है। क्या लिखना है? अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो जो मैंने बताया वही लिख दो। एज प्रॉफिट इज एज प्रॉफिट इज डिक्रीज बाई, पहले था 63,000 माइनस 43,400। कितना डिक्रीज हुआ? ₹19,600 का। ठीक है। तो कमेंट में जैसे कि एज प्रॉफिट इज डिक्रीज बाई 19,600, इसको मैंने दिखा भी दिया। और आप बोलोगे वी रिकमेंड वी रिकमेंड द कंपनी टू कंटिन्यू ऑल थ्री प्रोडक्ट्स। वी रिकमेंड द कंपनी टू कंटिन्यू ऑल थ्री प्रोडक्ट्स या फिर डिवीजन। ठीक है। ऑल थ्री प्रोडक्ट्स क्या क्या था? ए, बी एंड सी। बस इतना ही लिख देना। ठीक है। तो आपने एडवाइस भी कर दिया कि भाई तीनों प्रोडक्ट को चलाना है, डिसकंटिन्यू किसी को भी नहीं करना है। ठीक है। डिसकंटिन्यू करके प्रॉफिट थोड़ी कमाना है हम लोग को। प्रोडक्ट सी से हम लोग का अच्छा एक प्रॉफिट था। अब फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे टोटल फिक्स रहने वाला है, तो फिक्स कॉस्ट का कोई चेंज होगा ही नहीं। फिक्स कॉस्ट तो आपका कमेगा ही नहीं, तो भाई क्यों डिसकंटिन्यू करना ना। चलो, ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। देखा कितना आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन 10। देखो, द मैनेजर ऑफ अल्फा कंपनी प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट दिया हुआ है भाई 60%, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 60% ऑन सेल। जो भी सेल है उसका 60%। उसका 4 लाख का 60% करोगे 2,40,000। ठीक है। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट आ गया। फिर उसके बाद इनकम टैक्स दिया हुआ है 60%। 80,000 का 60% करोगे 48,000। लेस कर दोगे नेट प्रॉफिट, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग भाई ईबी, पीएटी या फिर ईबी, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। द कंपनी इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग द प्लांट। कंपनी क्या सोच रहा है? प्लांट को एक्सपेंड करने का। द इंक्रीज फिक्स कॉस्ट विद प्लांट एक्सपेंशन विल बी 40,000। प्लांट को अगर एक्सपेंशन करोगे तो 40,000 का आपका फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। ओके। तो जहां 80,000 हम लोग का फिक्स कॉस्ट लग रहा था, तो प्रपोजल में कितना लगेगा, मतलब एक्सपेंशन में कितना लगेगा? 1,20,000। 40,000 प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है। यहीं पे लिख देते हैं। तो इट इज एस्टिमेटेड दैट मैक्सिमम प्रोडक्शन इन न्यू प्लांट विल बी वर्थ, मैक्सिमम प्रोडक्शन का वर्थ कितना है? 2,40,000 जो आपने एक्सपेंशन किया।
ठीक है, न्यू प्लांट जो एक्सपेंशन किया उसका वर्थ पता है कितना है? वर्थ का मतलब हो गया सेल। ये हो गया सेल। सेल कितना आपका बढ़ने वाला है? 2,40,000 में सेल बढ़ने वाला है, तो मतलब पहले जो 4 लाख का सेल हो रहा था उसमें 2,40,000 सेल बढ़ जाएगा। ठीक है। द कंपनी ऑल्सो वांट टू अर्न एडिशनल इनकम 3,200 ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी क्या सोच रहा है? कंपनी सोच रहा है अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये जो एक्सपेंशन कर रहा हूँ, उससे मेरा एडिशनल इनकम होना चाहिए भाई, 3,200 का एडिशनल इनकम होना चाहिए। ये जो इतना बड़ा मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसमें कम से कम मेरा 3,200 का अर्निंग होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। अगर नहीं होता, इससे कम होता है, तो तब तो मैं डिसीजन नहीं लूंगा एक्सपेंशन करने का। अगर इससे ज्यादा होगा तो जरूर लूंगा, अगर इससे कम होगा तो इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन कैंसिल। सिंपल। ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्यूटेशन गिव योर ओपिनियन ऑन द प्लान एक्सपेंशन। बस आपको ओपिनियन देना पड़ेगा, सब कंप्यूट करके कैलकुलेशन करके बताओ कि एक्सपेंशन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। चलो। इल्यूस्ट्रेशन 10। तो देखो, अगर एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, ये तो नहीं करना पड़ेगा हम लोग को। एक्सपेंशन जब कर रहे हो उसका हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। तो अगर उसमें से हम लोग डिफरेंस जो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे एक्सपेंशन का, अगर एक्सपेंशन कर रहे हो, इसका जो प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे, सिंपली इसका इसका डिफरेंस 3,200 होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो हम लोग ओपिनियन अपना देंगे कि एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए। अगर इससे ज्यादा रहा या फिर इतना रहा तो भाई एक्सपेंशन करना चाहिए। ठीक है। आओ, तुम लोग का जो प्रपोजल या फिर एक्सपेंशन है उसका इनकम स्टेटमेंट आप लोग को बना के दिखा देता हूँ। इनकम स्टेटमेंट आफ्टर एक्सपेंशन। ये कौन सा इनकम स्टेटमेंट है? एक्सपेंशन के बाद वाले। तो दिखा दो। तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चल, सेल्स दिया हुआ है। पहले हम लोग का 4 लाख का सेल्स था, अभी हम लोग का इंक्रीज कितना, एक्सपेंशन करोगे तो कितना वर्थ होगा, उस इंक्रीज कितना हुआ? 2,40,000। देखो, हम्म, ये होगा 6,40,000। लेस कर देंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 60% ऑन सेल। ठीक है, 60% ऑफ सेल। तो सेल का 60%, 6,40,000 मल्टीप्लाई 60% कर दो, 3,84,000। लेस करो, 2,56,000। ये क्या क्या आने वाला है हम लोग का कंट्रीब्यूशन। लेस कर देंगे भाई फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट देखो पहले कितना था, 80,000। अगर एक्सपेंशन करते हो तो 40,000 और इंक्रीज होगा। कितना होगा? 1,20,000। मतलब 80,000 प्लस 40,000, 1,20,000। 1,36,000। ठीक है। ये क्या आया हम लोग का? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये नहीं नहीं नहीं, ये आता है हम लोग का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से हम लोग लेस करते हैं इंटरेस्ट, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो यही हम लोग को
तो यही हम लोग का हो जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इसमें से लेस कर देंगे टैक्स, इनकम टैक्स। टैक्स कितना दिया हुआ है? 60%। बस 1,36,000 का 60% कर दो, 81,600। लेस करोगे जब, तो ये आने वाला है 54,400। तो ये आप बोल सकते हो नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हुआ, या फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स, या फिर पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब एक चीज आप देखो, हम लोग का पहले नेट प्रॉफिट कितना आया था? 32,000 का। अभी कितना आ रहा है? 54,000 का। ये तो भाई 3,200 से मोर देन है। काफी अच्छा डिसीजन होगा। तो हम लोग क्या लेंगे डिसीजन? करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले दिखा दो, देखो, इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में कितना इंक्रीज हुआ ये भी तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। जो प्रपोजल है उसका, वो आया आपका प्रॉफिट 54,400, माइनस कर देंगे 32,000 से, जो प्रेजेंटली वर्क कर रहे थे हम लोग। कितना ज्यादा आया? 22,000, 22,400। इतना प्रॉफिट हम लोग का इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन में तो बोल रहा था भाई, जो कंपनी है वो चाहता है कि एडिशनल इनकम जो हो, वो हम लोग का 3,200 होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। लेकिन यहाँ पे तो हो रहा है 22,400। ये तो बहुत अच्छा डिसीजन हुआ ना। कमेंट कर देते हैं। तो कमेंट कहाँ करूँ? यहीं पे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। आप लोग नीचे करना, आप लोग नीचे करना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे करना आप लोग, वी recommend the company, we recommend the company to expand the new plant since since it result it's it results in we recommend the company to expand the new plant since it results in increase in profit increase in profit by rupees 22,400, 22,400, which is much higher than the expected income, रुपीज 3,200। बस इतना ही आपको लिख देना है। क्या लिखना है? आप आपने क्या रिकमेंड आपको करना पड़ेगा कि भाई एक्सपेंशन करना चाहिए न्यू प्लांट का। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कितना हुआ? 22,400। कंपनी का एक्सपेक्टेशन कितना था? 3,200 का, लेकिन काफी ज्यादा है उससे। तो एक्सपेंशन करना चाहिए। अच्छा डिसीजन होगा। चलो, ये क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट होता है। बस इतना ही करना था क्वेश्चन में। नेक्स्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 11। क्या बोला है क्वेश्चन में, देखो। अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल गुड इज सोल्ड रुपीज 1,009.99। अच्छा, एक प्रोडक्ट का है ये। सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है पर यूनिट। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 320। डायरेक्ट लेबर आपको दिया हुआ है 192।
वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड आपको दिया हुआ है पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट में सब कुछ है। 132, 320 मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर आपका है 100, मतलब 192, 192, एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना है, 132, ठीक है। फिक्स ओवरहेड्स पर एनम में दिया हुआ 1 लाख, ये तो टोटल में होना भी चाहिए, ये पर यूनिट में दिया हुआ है तो अच्छी बात है। प्रोडक्शन बजटेड लेवल कितना है, 1000 यूनिट। जो बजटेड लेवल प्रोडक्शन लेवल है वो 1000 यूनिट्स का है, मतलब कैपेसिटी ये दिया हुआ है। चलो देखते हैं। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल गुड्स। आपको बोला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा, तो ये सब इंफॉर्मेशन में कोई जरूरत ही नहीं है, 1000 का, 1 लाख का, ये तो ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, देखो। तो इनकम स्टेटमेंट दिखा देते हैं, इनकम स्टेटमेंट से ही दिखा देते हैं। वैसे तो फॉर्मूला से भी आप दिखा सकते हो, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इनकम स्टेटमेंट दिखा दो, थोड़ा अच्छा भी लगने वाला है ये। तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1009.99। अच्छा, ये जो शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ ना, एग्जामिनेशन में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, एग्जाम में आप लोग प्रॉपर फुल फॉर्म में लिखना। जैसे कि लेस कर देंगे, इसमें से मैं वेरिएबल कॉस्ट वीसी में लिख कर यहाँ पे बताऊंगा, तो वीसी नहीं लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट पूरा लिखना है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट सेपरेटली करके मैं दिखा देता हूँ तो क्वेश्चन, जिससे सॉल्यूशन थोड़ा अच्छा लगे। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या क्या दिया हुआ है देखो। पहला डायरेक्ट मटेरियल 320, फिर है डायरेक्ट लेबर 192, फिर क्या है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितना दिया हुआ है, 132। उसको ऐड करोगे तो ये आने वाला है 320 प्लस 192 प्लस 132, ये आएगा आपका 644, ठीक है। अब हम लोग लेस कर देंगे तो हम लोग का क्या आने वाला है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेस करो 365.99। क्वेश्चन में क्या पूछा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट, आसान सा क्वेश्चन था बहुत। इलिस्ट्रेशन 14, पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद अटेंड करने के एक बार प्रयास करो, ठीक है। आप लोग भी क्वेश्चन थोड़ा 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 करके अटेंड करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कंपनी हैज अ कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ। कैपेसिटी दिया हुआ है 1 लाख यूनिट का। द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट दैट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द सेल्स प्राइस इज पॉसिबल। वॉल्यूम प्रोडक्शन परसेंटेज में दिया हुआ है,
सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दिया हुआ है। जैसे जैसे देखो आपका प्रोडक्शन लेवल, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे आप लोग का जो सेलिंग प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप लोग 100, वैसे तो जो कैपेसिटी है वो 1 लाख यूनिट का है, तो 60% में कितना यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे? 1 लाख मल्टीप्लाई 60%, 60,000, 60,000 यूनिट, ये यूनिट है, ठीक है। यूनिट वॉल्यूम लिखा हुआ है वैसे, ये यूनिट है। 70% में कितना प्रोडक्शन करोगे? 70,000 यूनिट। 80% में 80,000, 90% में 90,000, एंड 100% में 1 लाख। अगर पूरे मैक्सिमम कैपेसिटी से अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो 1 लाख यूनिट आप बनाओगे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोग नंबर ऑफ यूनिट आपका बढ़ रहा है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे देखो सेलिंग प्राइस आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे ही इंफॉर्मेशन जैसा दिया हुआ वैसे ही हम लोग करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बिटवीन दिस लेवल इज 15 पैसा पर यूनिट। 15 पैसा पर यूनिट दिया हुआ है, मतलब इसको आप ऐसे लिखो, 1.5 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। रुपीस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो रुपीस में चेंज हो जाएगा। तो वही किया मैंने। तो डिवाइड बाई 100 कैसे होगा? वैसे आप 0.15 अब डायरेक्टली लिख दो रुपीस में, ठीक है। डिवाइड बाई 100 ही होगा। तो जैसे 15 पैसा दिया हुआ है, डिवाइड बाई 100 कर दोगे, 0.15, 0.15 रुपीस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पर यूनिट आपको दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट भी दिया हुआ है 40,000 का। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द इंक्रीमेंटल रेवेन्यू डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज। ये आपका आपके लिए न्यू हो गया, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। और बोला है आपका, एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट बी मैक्सिमम। कौन से वॉल्यूम में जो प्रॉफिट है आपका मैक्सिमम होगा वो भी बताना है, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बताना है एंड डिफरेंशियल कॉस्ट बताना है। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होता क्या है पहले देख लो। जैसे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, जैसे आप मान लो प्रोडक्शन कर रहे हो 60,000, इसका एक सेल वैल्यू आएगा, इसका एक सेल्स वैल्यू आएगा। 70,000 में आपका एक सेल्स वैल्यू आएगा। तो फर्स्ट वाले में एंड सेकेंड वाले में क्या डिफरेंस है, इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट सेल्स वैल्यू में एंड सेकेंड सेल वैल्यू में क्या डिफरेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल वैल्यू। फिर सेकेंड से थर्ड में क्या डिफरेंस है, फिर थर्ड से फोर्थ में क्या डिफरेंस है, जो आएगा यही होता है इंक्रीमेंटल वैल्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ठीक है। देन फोर्थ वाले का डिफरेंस फिफ्थ वाले से करेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं हम लोग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब जो टोटल कॉस्ट है, जैसे मान लो टोटल कॉस्ट आया, फर्स्ट वाले का कुछ कॉस्ट आएगा, सेकंड वाले का कुछ कॉस्ट आएगा, तो इसका इसका क्या डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। देन सेकंड वाले एंड थर्ड वाले का क्या डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। थर्ड वाले एंड फोर्थ वाले का क्या डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। फोर्थ वाले एंड फिफ्थ वाले को क्या डिफरेंस है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं, उससे आप लोग को पता चल जाएगा। तो इसको एक फॉर्मेट में करना पड़ेगा हम लोग को। बनाते हैं इसका फॉर्मेट। चल, तो सबसे पहले आप लोग लिख दो यूनिट। सबसे पहले लिखो यूनिट, ठीक है। 60%, 70%, 80%, 90%, 100% यूनिट लिखा हुआ है, तो लिख दो आप 60,000, 70,000, 80,000 एंड 90,000, 1 लाख, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट।
सेलिंग यूनिट लिखोगे, सेलिंग प्राइस होगा, उसके बाद सेल्स वैल्यू आएगा, देन टोटल कॉस्ट का बनाना पड़ेगा एंड डिफरेंशियल कॉस्ट का बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस देखो कितना कितना दिया हुआ है, जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे लिख दो। 0.90, 0.80, थर्ड वाले का क्या है 0.75, फोर्थ वाले का क्या है 0.67, 0.61। ये हम लोग अगर मल्टीप्लाई से करेंगे तो सेल्स वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, तो हम लोग का सेल वैल्यू आ जाएगा। तो सेल वैल्यू पहले निकाल लो, 60,000 मल्टीप्लाई 90, 54,000। इससे मल्टीप्लाई करो 70,000 मल्टीप्लाई 80, 0.80, 56,000, 80,000 मल्टीप्लाई 80,000 मल्टीप्लाई 0.75, 60,000, 90,000 का करो 90,000 मल्टीप्लाई 6.67, 60,300 एंड 1 लाख का करोगे तो 61,000। ठीक है, सेल्स का वैल्यू हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग को दिखाना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट देखो दिया हुआ है ₹15 तो डायरेक्टली हम लोग रुपीस में लिख देते हैं, 0.15 रुपीज एट द रेट रुपीज 0.50 पर यूनिट, 0.15 पर यूनिट। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देंगे फिक्स कॉस्ट, उसके बाद टोटल टोटल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट देखो कितना कितना आएगा, 0.15 पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। 0.50 मल्टीप्लाई 60,000 पहले वाले का, यह आएगा 9,000। 0.15 मल्टीप्लाई 70,000, ये आएगा दूसरे वाले का 10,500। 0.15 मल्टीप्लाई 80,000, ये आएगा 12,000। सेम ऐसे करते जाओ, 13,500 एंड इसका आएगा 15,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितना है 40,000, तो सभी लेवल पे 40,000 ही होगा। आप 60% पे 60% कैपेसिटी पे चलाओ या फिर 100% कैपेसिटी पे चलाओ, जो फिक्स कॉस्ट लगेगा वो 40,000 सभी पे लगेगा। फिक्स कॉस्ट सबसे आसान है, जो दिया हुआ है पूरा का पूरा लिख दो। टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट करोगे तो 49,000, इसका करोगे तो आएगा 50,500, इसका करोगे 52,000, इसका करोगे 53,500 एंड इसका करने करने जाएंगे तो 55,000। ठीक है, हम लोग को दिखाना क्या है, एक इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड क्या दिखाना है, डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक है, दो कॉलम और दिखाना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मतलब, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब सेल वैल्यू पहले क्या था, अभी क्या हो गया। तो फर्स्ट वाले का करते हैं, तो फर्स्ट वाले से जो कंपेयर करोगे वो उसके ऊपर वाले से करोगे, लेकिन इसका ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इस यहाँ पे कुछ होगा नहीं। सेकंड वाले का देखते हैं,
सेल्स वैल्यू कितना दिया हुआ है? 54,000। यहाँ पे सेकंड वाले में कितना दिया हुआ है? 56,000। कितना का डिफरेंस है? 2,000 का। 2,000 का इंक्रीज हुआ, देखो। ठीक है। देन सेकंड एंड थर्ड का कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 4,000 का इंक्रीज हुआ। देखो यहाँ पे कितना कितना का इंक्रीज हुआ? थर्ड एंड फोर्थ का 300। फोर्थ एंड फिफ्थ में कितना इंक्रीज हुआ? 700। बस यही दिखाना था आपको। डिफरेंशियल कॉस्ट में क्या दिखाना है? डिफरेंशियल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले से कंपेयर करोगे इससे पहले का। लेकिन इससे पहले तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे नील। सेकेंड वाले को करते हैं। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, देखो कितना इंक्रीज हुआ या फिर कितना का डिफरेंस है? 1,500। अब इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, देखो 1,500। इसके बीच में कितना का डिफरेंस है? ये 500 है, ठीक है। कितना का डिफरेंस है, देखो थर्ड एंड फोर्थ वाले का 1,500। फोर्थ एंड फिफ्थ का कितना का डिफरेंस है? 1,500। मतलब सभी में कितना का डिफरेंस है? 1,500 का। ठीक है, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी मैंने निकाल लिया एंड डिफरेंशियल कॉस्ट भी निकाल लिया। अच्छा, ये मैं हम लोगों ने दिखा दिया। अब पूछा है एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल बी द प्रॉफिट मैक्सिमम। प्रॉफिट आपका मैक्सिमम होगा कौन से वॉल्यूम पे? देखो, आप इस तरीके से भी बता सकते हो, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू जिसमें है वो प्रॉफिट सबसे ज्यादा देगा। तो किसमें है? देखो 80% वाले में। सबसे ज्यादा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो 80% में, देखो 80,000 अगर प्रोडक्शन करोगे तब आपका सबसे ज्यादा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जो टोटल सेल्स वैल्यू है इसका, सभी का आप कैलकुलेट करना, टोटल सेल्स वैल्यू से माइनस कर दोगे टोटल कॉस्ट, जो प्रॉफिट आएगा सबसे ज्यादा जिसका प्रॉफिट होगा वो सबसे ज्यादा जिसका प्रॉफिट होगा वो आपको बताना है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, देखो अगर 60,000 से माइनस कर देंगे 52,000 तो 8,000 का हम लोग का प्रॉफिट है। और सभी का सेम ऐसे करके कैलकुलेशन करोगे ना, तो सबसे मैक्सिमम आप यहीं पे पाओगे। 80,000 का ही सबसे मैक्सिमम आप लोग प्रॉफिट पाओगे। ठीक है। तो उसी तरीके से आप लोग करना। तो यही आपको कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच दो। कमेंट करो। क्या कमेंट करना पड़ेगा? द कंपनी द कंपनी इज रिकमेंडेड द कंपनी इज रिकमेंडेड टू 80% लेवल पे प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है। द कंपनी इज रिकमेंडेड टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस्ड द कंपनी इज रिकमेंडेड टू प्रोड्यूस 80,000 यूनिट 80,000 units as it result at its result in results लिखो in maximum profit. The company is recommended to produce 80,000 units as it result maximum profit. ठीक है, बस इतना ही कमेंट करके आपको छोड़ देना। ये भी क्वेश्चन हम लोग को कंप्लीट हुआ। तो समझ में आया आप लोग को इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट कैसे होगा? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ऑपरेशन। एक क्वेश्चन मैंने और लगाया था यहाँ पे। कितना क्वेश्चन हुआ? एक, दो, तीन, चार, चार क्वेश्चन ना। चल पांचवा नंबर करते हैं। इलिस्ट्रेशन 21। क्या बोला है देखो। एक क्वेश्चन। चलो ठीक है, करते हैं 21। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। द एचुअल स्नो कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल डायरेक्ट टू द। क्या हुआ भाई? The actual snow company manufacture and sell direct to the consumer 10,000 jar. Average snow per month 1.25 per jar. ये आपका दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर जार दिया हुआ है। पर यूनिट ही मैं लिख दे रहा हूँ। वैसे सेलिंग प्राइस पर जार दिया हुआ है आपका 1.25। देखो, एक कंपनी है जो एवरेज का स्नो डायरेक्टली कंज्यूमर को से बेचता है। 10,000 जार पर मंथ में कितना जार बेचता है? 10,000। ठीक है। द कंपनी इज नॉर्मल प्रोडक्शन दिया हुआ है 20,000 जार पर मंथ। एक मंथ में वो 20,000 जार का वो प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन वो अभी जो करेंटली वो 10,000 जार को बेच रहा है। तो देखो, एन एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट 10,000 जार इज गिवन बिलो। 10,000 जार के अकॉर्डिंग आपका जो कॉस्ट दिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मेट में देखोगे सभी का कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, पावर है, जार है, मिसलेनियस सप्लाईज है, एंड फिक्स एक्सपेंसेस कुछ दिया हुआ है। देखो, फिक्स एक्सपेंसेस टोटल में दिया हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन जो डायरेक्ट मटेरियल है, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से यहाँ तक क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसको पर यूनिट में रखना बेटर होता है। वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में रखना बेटर होता है। क्यों? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको सेम देखने को मिलता है इसीलिए। लेकिन फिक्स कॉस्ट का टोटल, लेकिन फिक्स कॉस्ट यहाँ पे टोटल में दिया हुआ है, अच्छी बात है। The company is the company has received an offer for export under a different brand name of 1,20,000 jar of snow at 10,000 jar per month। कितना इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है? 75 पैसा, मतलब 0.75 रुपीज। ठीक है। कंपनी को एक ऑफर रिसीव हुआ एक्सपोर्ट करने का। कितना? 1,20,000 जार। ये पूरा पर एनएम में दिया हुआ है। पर एनएम में दिया हुआ है, एक साल का पूरा दिया हुआ है। क्योंकि देखो यहाँ पे दिया हुआ है जो ए 1,20,000 जार है ऑफ स्नो एट 1,10,000 जार पर मंथ। 10,000 जार पर मंथ जाएगा। ठीक है। तो ये पूरे फुल पर एनम का दिया हुआ है। पर मंथ हम लोग का दिया हुआ है, और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो भी दिया हुआ है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले जो कंपनी सेल करता था वो 10,000 जार करता था, लेकिन उसका जो कैपेसिटी है वो 20,000 का है। 10,000 अभी भी उसका बचा हुआ है, आइडल है, वो अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो अभी जब इसको एक ऑफर रिसीव हुआ एक्सपोर्ट का 10,000 जार पर मंथ, तो अभी क्या हुआ, जो उसका प्रोडक्शन लेवल है कैपेसिटी 100% में 20,000 जार का वो फुलफिल हुआ, यूटिलाइज होगा। ठीक है। पहले नहीं हो रहा था। पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि 20,000 जार वो पर मंथ बना सकता था, लेकिन खाली सिर्फ और सिर्फ 10,000 जार को ही वो सेल कर पा रहा था। अभी एक ऑफर रिसीव हुआ 10,000 जार पर मंथ और उसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसका जो सेलिंग प्राइस है इससे काफी कम है। देखो, आपको क्या बताना है? आपको बताना पड़ेगा ये जो एक्सपोर्ट है करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, यही बताना पड़ेगा। वैसे देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट मेंशन द ब्रीफ पॉइंट एडवाइजेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द एक्सेप्टिंग द ऑफर ऑन। मतलब
आपको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वही आपको बताना पड़ेगा ब्रीफ में। ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो सबसे पहले। नॉर्मली 10,000 जार जो बेच रहे हो उसका प्रॉफिट निकाल लो। देन 20,000 जार जो बेचोगे, मतलब 10,000 जार ये एंड 10,000 जार जो एक्सपोर्ट वाला है उसका प्रॉफिट निकालो, दोनों का एक साथ। अब देखो जो बेटर रहेगा, बस उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। चल करते हैं इसको। इलिस्ट्रेशन 21। तो प्रेजेंट में जो बेच रहा है वो 10,000 जार, प्रेजेंट एंड प्रपोज कर दो। तो मैं एक यहाँ कर देता हूँ, एक यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट आप लोग को दिखाना पड़ेगा। इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंटली कंपनी क्या कर रहा है, ठीक है। पर्टिकुलर एंड अमाउंट। देखो प्रेजेंटली जो कंपनी है वो 10,000 सेल, जो 10,000 जार है उसी का सेल कर रहा है। तो सेल कैसे आएगा, टोटल सेल्स कैसे आएगा, 10,000 जार मल्टीप्लाई 1.25 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। कितना होगा ये, 10,000 मल्टीप्लाई 1.25, 12,500। लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। देखो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट तो नहीं दिया हुआ है लेकिन यूनिट में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल में दिया हुआ है, तो टोटल सबसे पहले करो 1,000 प्लस 2,400, 1,000 प्लस 2,400, 75 प्लस 140 प्लस 600 प्लस 430। ठीक है, तो ये टोटल में कितना आएगा, 4,645। तो उसको पर यूनिट आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे, इसको मैं दिखा देता हूँ। जस्ट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ फिर इरेज कर दूंगा। इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे करना पड़ेगा। 4,645 टोटल में दिया हुआ है, तो डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो हम लोग का पर यूनिट निकल जाएगा। तो पर यूनिट कितना आएगा, 0.4645 पर यूनिट। ठीक है, ऐसे निकलेगा पर यूनिट। तो यहाँ पे आप दिखा दो 10,000 मल्टीप्लाई 0.4645 करोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको हम लोग कर देंगे लेस। ये आने वाला है 7,855 कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 7,955। 7,955 लेस करोगे 7,955। यहाँ तो 100 रुपीज का लॉस आ रहा है। कोई बात नहीं, प्रेजेंटली अगर आप 10,000 जार को सेल कर रहे हो डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, तो आपका लॉस कितना आ रहा है, 100 रुपीज का। ठीक है, अच्छा। अब आपको एक ऑफर आया क्या, प्रपोजल क्या आया, आपको एक प्रपोजल आया। प्रपोजल क्या था, एक्सपोर्ट करने का ऑफर। तो 10,000 यूनिट और एक्सपोर्ट आप कर रहे हो, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है, इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे।
तो तो 10,000 यूनिट तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को तो सेल कर ही रहे थे। एक ऑफर आया 10,000 यूनिट का, मल्टीप्लाई कितने रुपीज में, 0.75 रुपीज। 0.75 रुपीज का एक एक्सपोर्ट ऑफर आया। तो कैलकुलेट करते हैं इसको। 25 प्लस 12,500, ये आएगा टोटल वैल्यू आपका 20,000 का। ठीक है, इसमें से हम लोग लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था हम लोग का, 10,000 का, मल्टीप्लाई, आप डायरेक्टली लिख दो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो आपका सेम होने वाला है। तो अब आपका जो यूनिट है वो 10,000 से बढ़ के 20,000 हो गया। मल्टीप्लाई 0.4645, मल्टीप्लाई करो 4645, ये आएगा 9,290। अगर इसके लेस करोगे 20,000 से, 10,710 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। लेस कर देंगे हम लोग फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना है, 7,955। फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगने वाला है, क्योंकि आपका जो कैपेसिटी था वो 20,000 का था, वो भी फुलफिल हो गया। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आपका 7,955 ही लगेगा। आप 10,000 प्रोडक्शन करो या फिर 20,000 का प्रोडक्शन करो या फिर जीरो का प्रोडक्शन करो, आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो इतना ही लगने वाला है। ये आएगा 2,755 प्रॉफिट। तो ये तो जो आपका एक्सपोर्ट ऑफर है, ये तो आपको प्रॉफिट देकर गया कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखोगे, अगर आप 10,000 यूनिट्स को अगर सेल कर रहे हो, सिर्फ 10,000 यूनिट को अगर सिर्फ सेल कर रहे हो, तो कंट्रीब्यूशन उतना नहीं आ पा रहा है जितना आप लोग का फिक्स कॉस्ट पेमेंट हो पाए। लेकिन जैसे ही आप यूनिट को बढ़ाए, भले ही सेलिंग प्राइस कम है, इससे 0.50 रुपीज का कम होगा, 0.50 रुपीज कम होगा। तो जैसे ही आप सेलिंग प्राइस भले ही डिक्रीज है, कम है, लेकिन जैसे यूनिट बढ़ा है, तो देखो कंट्रीब्यूशन उतना आ गया जिससे आप लोग का प्रॉफिट निकल पाए। फिक्स कॉस्ट का भी पेमेंट हो गया एंड प्रॉफिट भी आप लोग का आ गया। तो इसमें बताना क्या है कि ये जो ऑफर है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, क्योंकि देखो पहले तो हम लोग को लॉस आ रहा था 10,000 बेचकर, लेकिन 20,000 बेचकर हम लोग का प्रॉफिट आ रहा है, तो एब्सोल्युटली भाई करना चाहिए। लिख देते हैं, द कंपनी द कंपनी शुड एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑफर। द कंपनी शुड एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट ऑर्डर since since it results an increase in profit, increase in profit। ठीक है, बस इतना ही लिख देना। द कंपनी शुड एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सपोर्ट ऑफर, since it result an increase in offer profit। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन किए हैं, जो कि काफी है। नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और जो क्वेश्चंस, फर्दर क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। ठीक है।